हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे कंपनी रूल एक्सपेंस। कंपनी ने अपना विस्तार किया, अपने शासन का फैलाव किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उसने किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना विस्तार किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If we analyze the process of annexion of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key concepts emerged. अगर हम लोग क्या करें कि 1757 से लेकर के 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्य पर जो कब्जा करने का जो तरीका था उनका, उसको देखें तो उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें क्या होती है, सामने आती हैं, ठीक है। ये कैसे कब्जा करती थी, कैसे उस समय नए नए क्षेत्रों पर कब्जा करती थी, कैसे कैसे नए रियासतों पर इनका कब्जा हुआ था, इस प्रक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे क्या करती थी कि नए नए टेरिटरीज पर, एरिया पर अपना कब्जा जमाती थी, ठीक है। तो क्या करती थी, चलिए पढ़ते हैं। द कंपनी रियरली लॉन्च ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। अब कंपनी क्या करती थी, किसी भी अननोन टेरिटरी मतलब किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र के बारे में उसे जानकारी ना हो, उस पर डायरेक्ट अपना मिलिट्री अटैक नहीं करती थी, सीधे सीधे वह अपने सेना के साथ भीड़ नहीं जाती थी, ठीक है। इंस्टेड इट यूज ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर annexing an इंडियन किंगडम। अब कंपनी क्या करती थी, तो वो डायरेक्ट फाइट नहीं करती थी, वो क्या करती थी, इसके लिए किसी भी क्षेत्र पर भारत के किसी भी रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती थी, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो जो बक्सर में लड़ाई हुई थी, 1764 की जो लड़ाई हुई थी बक्सर में, उस बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने क्या किया कि जहाँ भी वो अपना जिस भी रियासत में अपना अधिकार करती थी, उसको क्या करती थी, वहाँ पे एक क्या है रेसिडेंट्स को, कुछ रेसिडेंट्स को वहाँ पे अपॉइंट कर देती थी, जो इनके कार्यभार को देखते थे, ठीक है। अब ये रेसिडेंट्स क्या करते थे, दे वेयर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अब इन रेसिडेंट्स का काम क्या था, तो ये रेसिडेंट्स व्यवसायिक और राजनीतिक इनके क्या थे, प्रतिनिधि थे, एजेंट थे, ठीक है। और उनका काम था कंपनी की हित की रक्षा करना, ठीक है, और कंपनी को आगे बढ़ाना, ये रेसिडेंट का काम हुआ करता था, ठीक। दो द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो रेसिडेंट थे, तो रेसिडेंट जो थे इनके माध्यम से अब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, वो क्या है, इंडिया के जो इंडियन स्टेट्स थे, उनके जो इंटरनल अफेयर्स थे, उनके अंदरूनी जो राज्यकाल का काम था, उनके उसमें भी वो लोग दखल कर देना शुरू कर दिए, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं, रेसिडेंट्स के माध्यम से ये इनके कार्यकलाप पर दखल देते थे। दे ट्राइड टू डिसाइड who was be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post। अब ये जो रेसिडेंट थे और ये कंपनी क्या है, इनके माध्यम से ये भी तय करती थी कि अगला राजा कौन होगा और किस पद पर किसको रखा जाए, ठीक है। ये सब कंपनी खुद करती थी। समटाइम कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। तो कभी कभार क्या है, कंपनी बहुत सारे जो रियासत थे, उन रियासतों को सब्सिडरी अलाउंस नाम का एक उनका संधि था, जो उसके ऊपर थोप देती थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द अलायंस, इंडियन रूलर वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। अब ये जो इनका सब्सिडरी अलायंस था, इस अलायंस के टर्म के अनुसार, ठीक है, इसके टर्म के अनुसार कोई भी रियासत, भारत का कोई भी रियासत था, वो क्या है, अपने लिए अपनी स्वेच्छा से क्या है, सेना, स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था। उसका अधिकार उसका छीन लिया गया था कि वो सेना अपना नहीं रख सकता था। दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। और उनकी रक्षा कौन करेगा, तो उनकी रक्षा कंपनी करेगी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स। लेकिन क्या है, इनकी सुरक्षा तो अब कंपनी करेगी, तो कंपनी के करने के बाद भी उनको क्या करना है, जो भी जिनको ये अलायंस जिनके साथ किया जाता था, तो अब उनको क्या है कि सब्सिडरी जो उनको फोर्स मिलता था, उनके लिए उनको क्या करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे उसके एवज में, ठीक है। इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, है ना, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज प्लेंटी। अगर कोई भी
इंडियन रूलर, है ना, ये पेमेंट देने में मतलब फेल कर जाता था, वो टाइम पर वो पेमेंट नहीं देता था, तो क्या है कि उसके एवज में उसको क्या है अपने जो राज्य का है उसका कुछ हिस्सा टेरिटरी क्या करना पड़ता था, पेनल्टी के रूप में इनको देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड विस्ली वॉज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801। जैसे कि उदाहरण ले लिया जाए तो कैसे करते थे, तो जैसे कि जब रिचर्ड विस्ली जो गवर्नर जनरल थे, उनका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक, ठीक है। तो इनके इस कार्यकाल के दौरान क्या है, अवध के नवाब ने उनको टाइम पर ये जो सब्सिडरी फोर्स का पेमेंट था वो नहीं दिया, तो उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, तो उनके राज्य का उनको आधा से ज़्यादा हिस्सा कंपनी को देना पड़ा। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू गेट टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड। हैदराबाद को भी इसी तरह से इनके भी हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, ठीक है। यही आधार बता करके कि इन्होंने टाइम पर सब्सिडरी फोर्स का पेमेंट नहीं किया है, सो दैट उनसे ज़मीन क्या है छीन ली जाएगी, उनके कुछ इलाके उनसे ले लिए जाएंगे, ठीक है। तब देख रहे हैं कि किस तरीके से वो करते थे कि एक सेना देकर और किराए पर उनसे पैसा वसूला जाता था, ठीक है, सिक्योरिटी के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। अब टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेरे मैसूर, इनके बारे में पढ़ते हैं। The company restored the direct military confrontation when it was a threat to its political or economical interest। कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर जब भी खतरा दिखाई देता था तो ये क्या है, प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट, इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो इनडायरेक्ट फाइट करती थी किसी भी नए क्षेत्र पर, लेकिन जब उनको अपने आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर खतरा महसूस होता था तो वो डायरेक्ट भी फाइट करते थे, ठीक है। This can be illustrated with the case of Southern Indian state of मैसूर। और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए दक्षिण भारत में जो है मैसूर क्या है, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जिससे इस बात को समझा जा सकता है। मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799। अब ये जो मैसूर था, उस समय का मैसूर क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था क्योंकि उसके पास पावरफुल लीडर्स थे, ठीक है। पावरफुल लीडर होने की वजह से मैसूर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, जैसे कि हैदर अली जिनका शासनकाल था 1761 से 1782 तक, और उनके बाद मशहूर उनके बेटे टीपू सुल्तान जिनका शासन था 1782 से 1799 तक, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या है, मैसूर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। मैसूर कलेक्टेड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर एंड कार्डेमम। अब मैसूर का जो एरिया था, मैसूर में जो ये मालबार कोस्ट है ना, तो मैसूर के एरिया में मालबार कोस्ट पड़ता था, जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, जहाँ से कंपनी क्या खरीदती थी, पीपर और कार्डेमम खरीदती थी, ठीक है, इलायची और काली मिर्च खरीदती थी। ये एरिया किसके अंडर में पड़ता था, तो मैसूर के अंडर में पड़ता था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउ लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। अब 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया कि सारे बंदरगाहों को बंद कर दिया, एक तरह से सारे बंदरगाहों से एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना सैंडलवुड का, पीपर का, कार्डेमम का, ये सबको बंद कर दिया, ठीक है। उनके एरिया में जो मालबार कोस्ट में जो भी बंदरगाह थे वो सारे को बंद कर दिया, जहाँ से एक्सपोर्ट होता था एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, और जो भी मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help। अब क्या कर दिया उन्होंने, इनको तो मना कर दिया, उसके बाद जो फ्रांस के जो व्यापारी थे उनके साथ इन्होंने घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिया और उनकी मदद से अपनी सेना को भी आधुनिकीकरण कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश वेयर फ्यूरियस। They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant, and dangerous ruler who had to be controlled and crushed। अब ब्रिटिश शासक जो थे, इनकी जो इन हरकतों की, मैंने टीपू सुल्तान के ये जो काम थे जिन्होंने इनके खिलाफ सब कुछ बंद कर दिया था, तो इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए थे। और उसके बाद उनको क्या लगता था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, ठीक है, एम्बिशियस, एरोगेंट, घमंडी और डेंजरस, खतरनाक लोग हैं, और ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, इन लोगों को कंट्रोल, नियंत्रित करना चाहिए या फिर इनको कुचल देना चाहिए। 4 वॉर वेयर फॉट
with Mysore. 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799. 4 मैसूर और कंपनी के बीच में 4 युद्ध हुए, ठीक है। 4 युद्ध हुए 1769 से लेकर 1767 से 69, 1770 से 84, 1790 से 92 और 99 में, ठीक है। ओनली द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री। अब केवल इतनी चारों लड़ाई में सिर्फ 99 में जो श्रीरंगपट्टम में जो आखिरी लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ, कंपनी को सफलता हासिल हुई, उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए क्या हुए, वो मारे गए। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वडियार एंड ए सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। अब इनके मरने के बाद, टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर के राज्य को किसको दे दिया गया, तो ये जो वडियार राजवंश है, वडियार राजवंश जो पुराने इस एरिया के पुराने राजवंश थे, इनके हाथ में दोबारा से सौंप दिया गया और इनके ऊपर भी सब्सिडरी अलाउंस थोप दिया गया, ठीक है। ये टीपू सुल्तान के बारे में है, ठीक है। अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें और भी है कि ये कहावत है कि जब वो मैसूर के राजा बने थे, ठीक है, 1782 में, तो उसके बाद में वो क्या है, अपने फ्रेंड के साथ में एक शिकार पर जाते हैं। शिकार में जाने के बाद में उनके सामने क्या हो जाता है, एक टाइगर आ जाता है और उनका गन काम नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वो डायरेक्ट बिना हथियार के ही टाइगर के साथ में फाइट करते हैं और फाइट करके टाइगर को हरा देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो तभी उनका नाम पड़ जाता है टाइगर ऑफ मैसूर, शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है उनको, ठीक है। वॉर विद द मराठास, मराठा के साथ जो युद्ध हुआ उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द लेटर 18th century, the company was sought to curb and eventually destroy Marathas' power. तो कहने का मतलब है 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने क्या है, मराठा की जो ताकत थी इसको भी काबू करना और ख़त्म करने के बारे में सोच विचार करना शुरू कर दिया था। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. कहने का मतलब है कि तीसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1761 में, तो उसमें मराठास हार गए थे। तो उस मराठाओं के हारने के बाद उनका जो है दिल्ली से शासन करने का जो सपना था वो क्या हुआ, मराठाओं का ये सपना बिखर गया। They were divided into many states under different chiefs, Sardar belonging to dynasties such as सिंधियात, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। तो इसके बाद में क्या किया इन्होंने कि सारे जो ये मराठास थे उनके साथ इनको क्या है छोटे छोटे स्टेट में बांट दिया और इनका बागडोर पकड़ा दिया सिंधियास को, उसके बाद में गायकवाड़ और भोसले, इन सब ये जो क्या है सरदार थे, चीफ थे, इनके हाथों में राजवंश दे दिया, ठीक है। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa, principal minister, who became its effective military and administrative head based in Pune. अब ये जितने भी अलग अलग जो राजवंश थे, ठीक है, तो ये जो सरदार थे ये क्या है, एक पेशवा जो है उस समय का क्या है, प्रिंसिपल मिनिस्टर मतलब क्या है, उस समय का सबसे बड़ा मंत्री हुआ करता था, ठीक है, के अंतर्गत आते थे, ठीक है। जो कहाँ से शासन करता था, वो पुणे में बैठ करके वहाँ पे पुणे में रहता था और वहीं से शासन का कार्यकाल देखता था। और पेशवा जो भी है इन सभी का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था, ठीक है। महाजती सिंधिया एंड नाना फडनीस वेयर टू फेमस मराठा सोल्जर एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द लेट 18th century। अब ये जो दो लोग हैं, ठीक है, ये लोग क्या थे कि 18वीं सदी के प्रमुख क्या थे, योद्धा थे, ठीक है, योद्धा थे और राजनीतिज्ञ थे मराठास के 18वीं शताब्दी के अंत के, ओके। The Marathas were subdued in series of war. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salabai, there was no clear victory. कहने का मतलब है मराठास ने जो क्या है लगातार कई बार जो युद्ध हुआ, तो उन युद्धों में कंपनी ने मराठाओं को घुटने पर टेका दिया, ठीक है, मतलब घुटने पर लाने में मैंने उनको हरा दिया। और जो पहला लड़ाई हुआ था जो 1782 में
इनके बीच में अंग्रेज और मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें कोई भी पक्ष क्या है किसी को जीता हुआ नहीं माना गया, मतलब कोई भी पक्ष में क्लियर जीत नहीं हुआ। ठीक है, ये एक संधि, सालाबाई जो संधि है, इसके तहत ये वॉर खत्म हुआ। ठीक है, सेकेंड वॉर एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories of the Yamuna River, including Agra and Delhi. और जो दूसरी लड़ाई हुई एंग्लो मराठास के बीच में, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो लड़ाई हुई, वो 1803 से 1805 में वो अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई हुई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजों को क्या हुआ, उड़ीसा, आगरा, ठीक है, यमुना नदी के तटीय क्षेत्र, ठीक है, और दिल्ली, इन सब एरियाओं पर, भूभागों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज 1819 क्रश मराठा पावर। और अंततः क्या हुआ, 1817 से 1819 के बीच में जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उस वॉर में अंततः क्या हुआ, मराठाओं को एकदम से क्या कर दिया गया, युद्ध में पराजित करके उनको एकदम से कुचल दिया गया। ठीक है, The Peshwa was removed and sent away to Bittur near कानपुर with a pension। अब जो उस समय पुणे में से जो पेशवा इस क्षेत्र पर निगरानी मैंने काम करता था, इस पेशवा को अब वहाँ से हटा के कानपुर के नज़दीक एक बिट्ठूर जगह पर पेंशन दे करके उनको पेंशन पर भेज दिया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। अब पेशवा को हटाने के बाद में कंपनी का पूरी दक्षिण में जो भी, विंध्या के दक्षिण में पूरा जो भी भूभाग था, उस सब पर क्या हुआ, कंपनी का डायरेक्ट नियंत्रण हो गया। ठीक है, क्लेम टू पैरामोंसी। क्लेम टू पैरामोंसी का मतलब होता है, पैरामोंसी मतलब होता है सर्वोच्चता। ठीक है, इट मीन्स कि सबसे सुप्रीम। अब इसका ये लोग दावा करने लगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी प्रेशर्ड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब जो ऊपर हमने इनका क्षेत्र विस्तार का तरीका देखा, तो उससे हमको ये दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये कंपनी क्या है कि अपने क्षेत्र विस्तार की आक्रामक नीति पर काम कर रही है। ठीक है, इस समय पर। ठीक, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823 ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामोंसी वाज इनिशिएटेड। अब ये जो गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल था 1813 से 1823 तक, इनके कार्यकाल के दौरान एक नई पॉलिसी पैरामोंसी का लागू किया गया, इनिशिएट किया गया। ठीक है, नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब कंपनी ये क्लेम करती थी, ये दावा करती थी कि इसका जो क्या है, ये भारत में सबसे सुप्रीम है, ये सुप्रीम है या पैरामाउंट है। हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। क्योंकि क्या है कि इनका जो पावर है, इनकी जो शक्ति है, ये क्या है, भारत के किसी दूसरे राज्य से उनसे अधिक है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। अपने हित की रक्षा के लिए वह भारत के रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। इनके अभी इतने वो हो गए थे कि ये लोग अपने आप को सब कुछ मानते थे। ठीक है, दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। अब इनका इस प्रकार का जो सोच था, ये क्या है, आगे के भी अंग्रेज शासन के दौरान इनकी नीतियों को देखा जा सकता है। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गॉट अनचैलेंज्ड। अब ये जो इनका क्षेत्र विस्तार का तरीका था, जिसमें ये लोग अपने आप को सुप्रीम मानते थे, ये नहीं था कि ये बिना रोक टोक के थे और मैंने ये जो चाहे वो कर सकते थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किट्टूर इन कर्नाटका टुडे, Rani Chinnamma took arms and led an anti-British resistance movement। जैसे कि उदाहरण ले लिया जाए कि इनका जब ये क्षेत्र विस्तार करते हुए निकल रहे थे, क्षेत्र विस्तार का नीति पर काम कर रहे थे, तो इन्होंने जब एक छोटे से राज्य पर, किट्टूर राज्य जो आज कर्नाटका पर है, वहाँ पर जब इन्होंने आक्रमण किया, तो वहाँ की रानी चिन्नम्मा जो थी, उन्होंने हथियार उठा लिया और ब्रिटिश के खिलाफ में क्या एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, She was arrested in 1824 and died in prison in 1829। अब ब्रिटिश ने क्या है, रानी चिन्नम्मा को अरेस्ट कर लिया 1824 में, और उनकी मृत्यु जेल के अंदर ही, प्रिजन के अंदर ही 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बट
Ranayan, a poor चौकीदार of संगोली in Kuttur, carried on the resistance. लेकिन क्या है कि एक गरीब चौकीदार जो था, ठीक है, उसने क्या किया, इनका ये जो रेसिस्टेंस था, इनका जो मूवमेंट था, इसको जारी रखा, ठीक है. With popular support, he destroyed many British camp and records. अब रैना को जो सपोर्ट मिल रहा था चारों तरफ से, इनकी वजह से क्या है, इनका जो रेसिस्टेंस था, इन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश के बहुत सारे शिविरों को और उनके दस्तावेजों को इन्होंने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय द ब्रिटिश इन 1830. रैना को 1830 में पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी. यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिस्टेंस लेटर इन दिस बुक. इस बुक में आप ऐसे दूसरे कई बड़े बड़े उदाहरण जो है इसमें आपको इस किताब में आगे चल के पढ़ने को मिलेंगे. रेसिस्टेंस मतलब हुआ प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के बहुत सारे कहानी आपको मिलेंगे पढ़ने के. इन द लेटर 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशियंस. 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया से बड़ा चिंता होने लगा, रशिया की बड़ी चिंता होने लगी. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. अब कंपनी को ये चिंता हो गई थी कि रशिया क्या है कि पूरे एशिया पर अपना प्रभाव डालते हुए क्या कर सकता है, इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में भी घुस सकता है, ठीक है. अब इनको इसका डर होने लगा. Driven by the fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. अब इस डर की वजह से ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये क्या चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट पे इनका कब्जा हो जाए, नॉर्थ वेस्ट में इनका कंट्रोल हो जाए, जिससे कि वहाँ से अगर रशिया एंट्री करे भारत में तो उसको वहाँ पे वो रोक सके. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. अब कंपनी ने एक लंबी लड़ाई अफगानिस्तान के साथ लड़ी 1838 से 1842 तक, और वहाँ पर क्या है, एक अप्रत्यक्ष कंपनी का रूल वहाँ पर स्थापित किया, ठीक है. सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843. नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब. अब 1843 में सिंध को इन्होंने अपना कब्जा में ले लिया था और अगला उनका टारगेट था पंजाब. बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हैड हेल्ड बैक द कंपनी. लेकिन ये इनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया, ठीक है. आफ्टर हिज डेथ इन 1839 two prolonged war were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 पंजाब was annexed. कहने का मतलब है कि महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद, उनका देहांत 1839 में हो गया, उसके बाद में दो लड़ाइयाँ, लंबी लड़ाइयाँ चली. उसके बाद में 1849 में जाकर पंजाब पर भी इनका अधिग्रहण कर लिया, इन्होंने पंजाब को भी अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया, ठीक है. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस, इसका मतलब हुआ विलय नीति. किस तरीके इन्होंने एक पॉलिसी बनाया, एक नीति बनाया, जिसके तहत क्या करते थे ये लोग, किसी भी राज्य का अधिग्रहण कर लेते थे, ठीक है. द फाइनल वेव ऑफ annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. ये जो आखिरी लहर थी अधिग्रहण का, एनेक्सेशन मतलब अधिग्रहण, इसकी आखिरी जो लहर थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, जिनका शासनकाल था 1848 से 56 तक. He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. उन्होंने एक पॉलिसी लाया जिस पॉलिसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. कहने का मतलब है डॉक्ट्राइन के हिसाब से अगर कोई भारतीय शासक बिना उत्तराधिकारी के, जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो राज्य है वो क्या हो जाएगा, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है, उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा. दैट इज बिकेम पार्ट ऑफ ए कंपनी टेरिटरी. और ये जो है अब उसके बाद में ये एरिया क्या हो जाएगा, ये राज्य कंपनी का सीमा का एक हिस्सा हो जाएगा. द किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्ट सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन. अब अलग अलग जो राज्य थे सबको क्या हुआ, धीरे धीरे इनके भूमि को हिस्सा, इनके राज्य को इसी सिद्धांत पर धीरे धीरे अधिग्रहित करते चले गए लोग, सबको अधिग्रहण करते चले गए बहुत आसान से तरीके से, ठीक है.
इस नीति के तहत इन्होंने सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, ये लोग अपने हाथ में लेते चले गए। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, और अंततः 1856 में कंपनी ने अवध पर भी अपना कब्जा कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट। दे सेड देयर वेयर obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of the Nawab। अब इस बार जब इन्होंने अवध पर कब्जा किया 1856 में, तो इन्होंने एक नया तर्क दिया। ठीक है, इस तर्क के अनुसार उन्होंने कहा कि वे कर्तव्य से बंधे हुए हैं कि ये जो नवाब के मिस गवर्नमेंट है, इनका जो कुशासन है, इससे लोगों को आज़ाद कराना इनका कर्तव्य है। ठीक है, इस प्रकार का इन्होंने एक नया तर्क उस समय दिया और अवध पर कब्जा किया। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was disposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। और इस प्रकार से जो इन्होंने अपने प्रिय नवाब को, इनके प्रिय नवाब को जो गद्दी से हटा दिया गया, इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोगों ने 1857 के महान विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया और वो लोग 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, अब ये जो मैप देख रहे हैं आप, मैप में आपको रेड कलर और ये जो येलो कलर दिख रहा है, तो ये फर्स्ट मैप जो है 11.A जो ये फर्स्ट मैप है, इसमें ये जो येलो कलर दिख रहा है ये अंग्रेज़ों का इस एरिया पर कब्जा हुआ करता था। ठीक है, और बाकी उसके बाद में बी में देखेंगे तो कितना ज़्यादा उन्होंने कब्जा कर लिया, और सी में देखेंगे तो देखिए किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया था देश के ऊपर, ये मानचित्र शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेटिंग ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब हुआ नए शासन की स्थापना। ठीक है, वेरिंग Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the main important figure who played a significant role in the expansion of company power। अब गवर्नर जनरल उस समय के वेरिंग हेस्टिंग जो थे, जिनका शासनकाल 1773 से लेकर 1785 तक था, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने क्या कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत ज़्यादा अपना भूमिका रोल प्ले किया था। ठीक है, By this time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। और इनके शासनकाल में कंपनी ने ना केवल सिर्फ बंगाल में, लेकिन क्या है मुंबई और मद्रास तक भी इनका शासनकाल फैल गया था। ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरी वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। अब ब्रिटिश का जो टेरिटरी था ये क्या है, 3 मुख्य भागों में बांट दिया गया, जिसको क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, देयर वेयर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, ईच वाज रूल्ड बाय गवर्नर। और तीनों प्रेसिडेंसी किसके अंदर अधीन आते थे, तो गवर्नर के अधीन तीनों प्रेसिडेंसी आते थे, तीनों पर गवर्नर का शासन था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और इन सभी का जो सुप्रीम हेड होता था वो कौन होता था, तो गवर्नर जनरल। ठीक है, When Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notable in the sphere of justice। अब ये सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, और उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कई प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए न्याय के क्षेत्र में, है ना, जस्टिस के क्षेत्र में भी उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। From 1772 a new system of justice was established। तो 1772 से एक नए न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। Each district was to have 2 courts। और इस नई व्यवस्था में हर एक जिले में क्या है, 2 अदालत बनाई गई। एक क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहते हैं, एंड ए सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहते हैं। ठीक है, मौलवी एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड Indian's law for the European district collector who presides over civil courts। कहने का मतलब है ये जो सिविल कोर्ट हुआ करता था, इस सिविल कोर्ट में मौलवी और ये जो पंडित थे वो लोग क्या करते थे, तो भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। ठीक है, और उसका हेड कौन होता था, तो यूरोपियन कलेक्टर उनका हेड होता था। ठीक है, द क्रिमिनल कोर्ट वेयर स्टिल अंडर ए काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। और जो फौजदारी अदालत थी, क्रिमिनल कोर्ट था, वो क्या है, अभी भी काजी और मुफ्ती के ही
अंतर्गत था, लेकिन वो भी किसके निगरानी में होता था, तो कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक है, ये कोर्ट का सीन है उस समय का। A major problem was that the Brahmins Pandit gave different interpretation of local law based on different school of the धर्मशास्त्र। अब जो सिविल कोर्ट में पंडित उस समय भारतीय कानून की व्याख्या करते थे, वो इनके लिए प्रॉब्लम थे। क्यों प्रॉब्लम थे, तो क्योंकि ये लोग अलग अलग क्या है कि धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या करते थे। ठीक है, to bring about uniformity in 1775, 11 पंडित्स were asked to complete a digest of Hindu law। और इस भिन्नता को समाप्त करने के लिए 1775 में 11 पंडितों को यह काम सौंपा गया कि वो लोग एक क्या करें, संकलन तैयार करें, एक डाइजेस्ट तैयार करें हिंदू लॉ का। ठीक है, NB Halhed ट्रांसलेट दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। और NB Halhed ने इनके द्वारा जो बनाया गया डाइजेस्ट था हिंदू लॉ का, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बाई 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज ऑल्सो कंप्लीटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। ठीक है, और 1778 के अंत तक यूरोपियन जो जजेस थे उनके लिए क्या है, मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। ठीक है, अंडर द Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, उसके अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में कलकत्ता में एक सदर निजामत अदालत भी बनाई गई। ठीक है, जहाँ पर अपील किया जा सकता था। The principal figure in an Indian district was the collector। भारत के जिले में जिले का जो सबसे उच्च पद था वो क्या था, कलेक्टर पद था। ठीक है, as the title suggests, his main job was to collect revenue and tax and maintain law order in his district with the help of judges, police officers and darogas। जैसा कि उनके नाम से यह पता चलता है, कलेक्टर तो मेन हेड हुआ करते थे, तो उनका मुख्य काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपने ज़िले के अंदर। ठीक है, और ये सब कार्य वो किसकी मदद से करते थे, तो जजों की मदद से, पुलिस ऑफिसर्स की मदद से और दरोगा की मदद से ये कार्य को वो अंजाम देते थे। ठीक है, हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड patronage that steadily replaced previous holders of authority। कंपनी आर्मी, कंपनी की फौज, कंपनी ने किस तरीके से अपने फौज का गठन किया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reforms, but its power rests on its military strength। अब कंपनी का जो रूल हुआ, उसने क्या है, भारत में नए नए एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स के क्या है, नए नए विचार लाए, लेकिन क्या है, बट इट्स पावर रेस्ट ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन क्या है कि उसकी असली सत्ता क्या थी, सैनिक के ताकत में थी। ठीक है, द मुगल आर्मी वॉज मेनली composed of cavalry, सवार्स, trained soldier on horseback and infantry, that is पैदल soldiers। अब मुगल सेना जो थी, ठीक है, तो मुगल फौज का मुख्य रूप से क्या है, घुड़सवार जो होते थे, जिनको कहते हैं कैवलरी सवार, ट्रेंड सोल्जर ऑन हॉर्सबैक, मतलब कि घोड़ों पर चलने वाले प्रशिक्षित सैनिक। ठीक है, घुड़सवार और पैदल सेना थी। ठीक है, मुगल के टाइम में इनके से मुगलों का आर्मी में क्या थे, सबसे ज़्यादा घुड़सवार थे और पैदल सैनिक थे। दे वेयर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड। अब इनको जो ये इनकी सेना थी, जो मुगल के सेना में जो सैनिक थे, इनको क्या चीज़ का सेना दिया जाता था, इनको तीरंदाजी का, ठीक है, और तलवारबाजी का, ठीक है, तलवार चलाना, इनका प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक, द कैवलरी डोमिनेट द आर्मी एंड मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री। अब क्या था कि इनको प्रशिक्षण देने के बाद में सेना में सवार का दबदबा रहता था। जो ये मुगल के टाइम में घुड़सवारों का दबदबा रहता था, ये लोग ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, उन सेना में बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे। सो दैट क्या है, मुगल के टाइम में उनको पैदल सेना की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो क्या है, इसके लिए क्या है, एक बड़ा सा माने कि प्रशिक्षित ट्रेंड सोल्जर रखने का उनके विचार नहीं थे, मतलब उस समय नहीं रखते थे, कम ही लोग को रखते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि उनको ट्रेंड इनके सोल्जर्स
ये पैदल सेना इनको मिल जाता था। द रूरल एरिया हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीसेंट्स एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाई द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। अब क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि इनका जो एरिया, जिस एरिया पे ये लोग राज करते थे, उस एरिया में जो किसान थे, स्थानीय किसान, है ना, तो वो लोग क्या है, स्थानीय किसान बड़ी संख्या में क्या है, वो लोग सशस्त्र थे, मतलब आर्म थे, वो लोग मैंने लड़ना जानते थे, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल जमींदार लोग थे, तो मुगलों को जब भी जरूरत पड़ती थी पैदल सेना की, तो ये वो जमींदार से उनको सप्लाई करते थे, ठीक है। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras start recruiting peasants into their army and training them as professional soldiers। अब ये सूरत कब 18वीं सदी में जो है ये सूरत बदलने लगी, जब क्या है बनारस और अवध का जो रियासत था, उन्होंने किसानों को क्या करना शुरू किया, अपने सेना में भर्ती करना शुरू किया और उनको प्रशिक्षण, सैनिक एक पेशेवर सैनिक का प्रशिक्षण देना शुरू किया, प्रोफेशनल सोल्जर बनाना शुरू किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी which came to be known as the Sepoy Army for the Indian word सिपाही meaning soldier। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही जो अवध और बनारस का जो तरीका था क्या करने का, किसानों को आर्मी में भर्ती करने का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जब अपनी आर्मी का गठन शुरू किया तो उसने भी यही तरीका अपनाया रिक्रूटमेंट का, ठीक है। जिनको ये लोग किस नाम से बुलाते थे, सिपॉय। सिपॉय वो लोग बोलते थे, लेकिन वो क्या है, हिंदी वर्ड सिपाही से सिपॉय बोलते थे, ठीक है। As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry recruitments of the company army declined। 1820s में उस दशक में जैसे जैसे युद्ध करने का जो तरीका है, टेक्निक जो बदलने लगा, तो कंपनी ने में भी क्या है, घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी, ठीक है। इसकी वजह क्या थी, तो दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर वेयर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। इसका ये वजह था क्योंकि उस समय में ब्रिटिश जो शासक थे, इनके सोल्जर्स कहाँ बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में भी लड़ रहे थे, ठीक है। जहाँ पर लड़ाई के दौरान क्या चीज़ का इस्तेमाल होता था, तो मस्केट और मैचलॉक। ये क्या है, उस जमाने के बंदूक है। मस्केट वो बंदूक है जिसको बीच से तोड़ के और भरा जाता था, और मैचलॉक एक बहुत जटिल बंदूक था उस समय। इसके बारे में भी मैंने आपको बता देंगे हम। मैचलॉक एक खास तरीके का वो भी बंदूक था, ठीक है। तो इनसे लड़ाई होती थी, ठीक है। तो द सोल्जर ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप प्लेस विद चेंजिंग military recruitment and its infantry regiments now became more important। अब क्या करना था, इसकी वजह से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए में जो ये चेंजेस आ रहे थे, इनका भी क्या है, इन चेंजेस का देखना था, अपने सैनिकों की आवश्यकता को पूर्ति करना था, ठीक है, क्योंकि अब लड़ाई का टेक्निक बदल रहा था, ठीक है। अब इस टाइम में क्या हो गया कि उनको क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब मूवमेंट करते रहना होता था लड़ाई में, और क्या है कि अब क्या इनकी जो ये पैदल सेना वाली टुकड़ी थी, इसका ज़्यादा इन्फेंट्री का ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी का जो शुरुआती दौर था, उस समय अंग्रेज क्या है, सैनिक संस्कृति का विकास करने लगे थे, ठीक है। उनका एक अलग से सैनिक संस्कृति, ठीक है, मैंने एक तरीका वो अपना पैटर्न पर काम कर रहे थे। सोल्जर्स वेयर increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before। कहने का मतलब है कि सिपाहियों को जो इनको संगठित करके सिपाहियों को रखने लगे, तो उस समय क्या किया इन्होंने कि इनको यूरोपियन स्टाइल से, जो यूरोप का तकनीक था उस स्टाइल से अब इनकी ट्रेनिंग होने लगी, इनको अभ्यास कराना सिखाया, अनुशासन सिखाने लगे, ठीक है। अब क्या है कि उनकी जो लाइफ है वो पहले से बेहतर होने लगी, जो सिपाही की लाइफ है वो क्या है, पहले से बेहतर होने लगी, ठीक है। Often this created problems since caste and communities feeling were ignored in building a force of professional soldier। अब क्या है, इससे क्या हुआ कि पहले से ज़िंदगी तो इनकी बदली थी, लेकिन क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या भी हो गई। इसमें बड़ी समस्या ये हो जाती थी कि जो ये पेशेवर सिपाही थे, ठीक है, ये सिपाही कई जाति से और कई समुदाय से आते थे, और इनके अलग अलग समुदाय और जाति के होने से इनके अंदर जो भावना थी, ठीक है, तो वो भावना को ये नहीं भूल पा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो अंग्रेज कर रहे थे वो सबको एक समान बनाने के लिए मैंने यूरोपियन स्टाइल से काम कर रहे थे। अब भारत के किसानों का उन्होंने इनरोलमेंट किया था, और उनकी अलग अलग जाति थी, अलग अलग मान्यता था, अलग अलग समुदाय से थे, ठीक है, हिंदू से थे, मुस्लिम से थे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ आने लगा था, ठीक है। Could individual so easily get up their caste and religion feeling? Could they see themselves only as soldier and not as members of community? तब क्या ये कि भला अब ये सवाल है कि
कि लोग क्या अपनी जाति और धर्म भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, ठीक है। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ एक सिपाही माने, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, इनके मन में बार बार ये सब सवाल उठ रहे थे, ठीक है। व्हाट डिड द सिपाही फील, सिपाही अब क्या महसूस करता था सिपाही, ठीक है। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सिपाही अब कैसा महसूस कर रहा था अपने जीवन में, अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाही किस तरीके से देख रहे थे, ठीक है। द रिवोल्यूशन कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, ठीक है। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से, एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई। The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process। और 19th century में जो स्टीम इंजन का जो अराइवल हुआ, स्टीम इंजन का जब आविष्कार हो गया तो उसके बाद क्या इस प्रोसेस में और ज़्यादा तेजी आ गई। Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea। और तब तक क्या है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में मध्य 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। Steam ship reduced the journey time to 3 weeks, enabling more British and their families to come to a far off country like India। और स्टीम इंजन ने ये जो यात्रा थी 8 महीने की, इसको क्या है कम से कम 3 हफ्ते इस जर्नी को कम कर दिया था। और क्या है, अब आसानी से ब्रिटिश फैमिलीज और उनके और सारे लोग क्या है इतनी दूर भारत को आ सकते थे। बाय 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent। और 1857 है ना तक आते आते कंपनी क्या है भारत के 33% हिस्से पर राज कर रही थी और 78% जनसंख्या पर इस सब कॉन्टिनेंट का उसका सत्ता का शासन स्थापित कर चुका था, सीधा डायरेक्टली अब वो इतने परसेंट पर राज कर रहा था। Combined with its indirect influence on the remaining territory and the population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। और बाकी जो हिस्सा था, जो भूभाग था, उस पर इनडायरेक्टली इस कंपनी का कंट्रोल था। इस प्रकार से क्या है कि वो ऑल ओवर इंडिया पर उसका नियंत्रण अब हो चुका था 1857 तक, ठीक है। 63% पर तो डायरेक्ट था और बाकी सब पे क्या है इनडायरेक्टली इसका कंट्रोल था। यहाँ पर आकर लेसन खत्म हो जाता है। आई थिंक आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपको समझ में आता है यस नो जो भी है, आपको वीडियो कैसा लगा इसको लिखिए, ठीक है। इसको लिखने से क्या होता है कि मेरे को पता चलेगा आपको क्या समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बात, तो मैं क्या करूँगा उसको और बेहतर तरीके से इंप्रूव करके और आपको मैं फिर से उस नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और किसी भी बच्चे के साथ, अपने क्लासमेट के साथ में कोई भी उनको आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।